हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम बीपीएसए की यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व पहली बार बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जो कि यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और उसने ऑब्जर्व किया था एक रिलेशनशिप, दैट वाज द रिलेशनशिप वाज बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्वांटिटी। मतलब कि उन्होंने एक कंपनी में ऑब्जर्व किया कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो किससे रिलेटेड था, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ रिलेटेड था। मतलब कि उन लोगों ने कंपनी में, मतलब ऐसी कंपनी को ऑब्जर्व किया जिस कंपनी ने कंटिन्यूसली अपना जो आउटपुट था उस आउटपुट को इंक्रीज करने के चक्कर में, मतलब जैसे मान लीजिए आज एक कंपनी थी जो कि 100 क्वांटिटी बना रही थी, कल उसने 200 क्वांटिटी बनाई, परसों उसने 400 क्वांटिटी बनाई, उसके अगले दिन उसने 800 क्वांटिटी बढ़ाई। मतलब ऐसे वो कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी जो थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करते जा रहा था। और यहाँ पे उसने ऑब्जर्व क्या किया, कॉस्ट डिक्लाइन बाय 20 to 30% फॉर डबलिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी। मतलब जैसे उसने प्रोडक्शन क्वांटिटी को डबल करता गया, वैसे वैसे उसका कॉस्ट जो था वो डिक्लाइन करता गया बाय 20 to 30%। मतलब जब उसकी क्वांटिटी थी, उस कंपनी की क्वांटिटी थी 100 यूनिट पर डे, तो मान लीजिए उसका प्राइस था 100 रुपये। जब उसका प्रोडक्शन क्वांटिटी डबल हो गई, मतलब कि 100 यूनिट से उसने बनाने लगा 200 यूनिट्स, तो उसका जो कॉस्ट था वो 100 से गिर के आ गया 80 पे। इस तरीके से उसने कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया, जिससे जैसे वो क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहा था, क्वांटिटी को डबल करते जा रहा था, वैसे वैसे उस कंपनी की प्राइस कॉस्ट डिक्रीज करते जा रही थी। सो विथ एक्सपीरियंस ही लर्न दिस थिंग। और फिर उसने इसी को एक्सपीरियंस कर्व को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे हम वाई एक्सिस में लेंगे यूनिट कॉस्ट को, मतलब कि एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है, और उसका क्यूमुलेटिव आउटपुट, आप कितना आउटपुट कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज से कितना आउटपुट जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग ग्राफ दिखा, मतलब जैसे जैसे आप इंक्रीज करते होगे क्यूमुलेटिव आउटपुट को, तो वो कॉस्ट डिक्रीज करती जाएगी, या वाइस वर्सा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये हुआ क्यों, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि आपने तो क्वांटिटी इंक्रीज करी तो उससे प्राइस क्यों डिक्रीज हो गया। तो इसका जनरल रीज़न हो सकता है कि आपने जो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे प्राइजेस को भी इंक्रीज़ किया होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको 100 यूनिट से 200 यूनिट बनानी है, तो आपको एक्स्ट्रा मशीनरी लगेगी, आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ लगेंगे, एक्स्ट्रा लेबर्स लगेंगे, एक्स्ट्रा वर्क आवर्स लगेंगे। तो इन सब में आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल आपका ऐड होगा, आपको सप्लायर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपका एक्सटर्नल जो आउटपुट था वो एक्सटर्नल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज़ हो गया। जो आपकी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स थे वो इंटरनल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज़ हो गया। सो बेसिकली आपने जो कंपनी का जो आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था, उस कंपनी के प्रोडक्शन के लिए आपने कॉस्ट इंक्रीज़ कर लिया, और फिर आपने बाद में, क्योंकि उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाई, आप चाह रहे थे कि 100 से 200 यूनिट सेल होंगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, बट डिमांड उस डबल वाले स्केल पे इंक्रीज नहीं हुई, तो कम लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे। इस वजह से आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ा, और प्राइस कंटिन्यूसली फिर डिक्रीज करता गया। तो आपने किस तरीके से सीखा, एक एक्सपीरियंस कर्व के साथ सीखा। अब इसी तरीके से दो तरीके के कर्व होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस कर्व और एक होता है लर्निंग कर्व। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो एक्सपीरियंस कर्व होता है वो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ में सीखते हैं, और इसमें हम मैक्रो एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। मैक्रो एस्पेक्ट एज इन कि आप अपने कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को ही कवर अप करोगे। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स में आपके लेबर्स आ सकते हैं, आप उसको भी कवर करोगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जियोपॉलिटिकल्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, इंडस्ट्री आ सकती है, आप सारे ही फैक्टर्स को कवर अप करोगे। बट जो लर्निंग कर्व होता है, वो लर्निंग कर्व आपकी कंपनी के लिए ही कंसाइज्ड होता है, एक माइक्रो एस्पेक्ट पे काम करता है। इसमें आप सिर्फ इंटरनल एनालिसिस करते हो। जैसे कि आपके कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ 8 आवर्स काम कर रहे थे, तो उस टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, और जब आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो 12 आवर्स काम करने लगे, तब आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई। ज़रूरी नहीं कि आपकी हमेशा आपने आवर्स इंक्रीज़ कर दिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो, बिकॉज यहाँ पे लोगों को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फैटीग, बोर्डम क्रिएट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो लोग कम काम करने लगेंगे, बिकॉज इससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस होने की वजह से वो लोग अपने 100% एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। सो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, और लर्निंग कर्व जो है वो आपके माइक्रो एस्पेक्ट्स पे बनेगा, एक्सपीरियंस कर्व जो है वो मैक्रो एस्पेक्ट्स पे बनेगा। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। तो हम उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको प्रोडक्ट कब लॉन्च करना चाहिए ये आप सीख सकते हो एक्सपीरियंस कर्व से। जैसे कि आपके पास
ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस आपके पास ज़ीरो है, बट आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि 5G लॉन्च करना है। अब 5G हो सकता है कि पहले लेट से किसी सिटी में या किसी कंट्री में पहले हो सकता है 5G जियो ने लॉन्च करी हो, उसके बाद एयरटेल ने लॉन्च करी हो, अब लॉन्च करना है वोडा को, तो वोडा उन दोनों से सीख सकता है कि उन दोनों ने क्या किया था जिससे कि उनके रेवेन्यूज़ अच्छे जनरेट हुए थे, या फिर उन्होंने क्या गलती करी थी। तो ये उनके ग्राफ को प्लॉट करके वो चीज़ें सीखी जा सकती हैं। आपको प्राइस क्या रखना है, आपको एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करनी है, ये सब आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये आप एक्सपीरियंस कर्व से सीख सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस करने के लिए या फिर इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए। इंटरनल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे आपको वर्क आवर्स डिसाइड करना है कि आपके एम्प्लॉयज़ कितनी देर तक काम करना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हो। आप उनके ईयरली आपको उनको कितने छुट्टियां देनी है ये अब उस पर डिसाइड कर सकते हो कि पेड लीव्स कितनी होंगी, सिक लीव्स कितनी होंगी और अनपेड लीव्स कितनी होंगी उनकी। तो इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हो थ्रू एक्सपीरियंस कर्व। देन इंसेंटिव्स बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने प्रोडक्शन क्वांटिटी पे या कितनी सेल्स पे कितना इंसेंटिव देना चाहिए। अगेन दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय इंटरनल एनालिसिस थ्रू एक्सपीरियंस कर्व। एंड द लास्ट इज एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो आप उसको बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट पे चले जाता है, जैसे कि आप अपने कॉम्पिटिटर, आपका जो आर्क राइवल होगा, जो आपको कॉम्पिटिटर होगा, उससे आपको एक बेहतर चीज़ बनानी है। तो आप वो कैसे बना सकते हो, उनके एनालिसिस को सीख के, उनके एक्सपीरियंस कर्व को अंडरस्टैंड करके आप उनसे बेहतर चीज़ बना सकते हो। आप एक नई यूएसपी लेकर आ सकते हो, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, आप उसके फीचर्स चेंज कर सकते हो, आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हो, आप मार्केटिंग के तरीके चेंज कर सकते हो। तो ये तीन उसके बेसिक यूजेस हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस और द एरर्स दैट आर कॉज्ड इन एक्सपीरियंस कर्व। फर्स्ट इट इज़ प्राइस बेस्ड। अगर आपका जो कर्व आपने प्लॉट किया था अगर वो प्राइस बेस्ड था तो प्राइजेस कभी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल बहुत ही एक बेसिक कंजम्पशन होता है, हर एक इंडस्ट्री में लगने वाली चीज़ होती है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री पे ही इम्पैक्ट पड़ता है इसका। जैसे इन्फ्लेशन, हमने अभी रिसेंटली जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो इन्फ्लेशन किस वजह से आया है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक मेजर जो इंडिया में इम्पैक्ट कर रहा है दैट इज़ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हम मार्च में देखें तो मार्च के टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा था $150 पर बैरल और आज उसी का प्राइस चल रहा है $82 पर बैरल। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कंपनी खुद से गवर्न नहीं कर सकती कि आने वाले टाइम पीरियड पे जैसे आज हो सकता है 82 हो गया, कल हो सकता है वापस से बढ़ जाए या कल हो सकता है वापस से वो प्राइस कम हो जाए। तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं हो सकती है, तो ये एरर कॉज कर सकती है आपके लिए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रोप्राइटरी। लॉस ऑफ प्रोप्राइटरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किसी का प्रोप्राइटरशिप लेके रखी है। फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रग या मेडिसिन बनानी थी जिसके लिए आपने किसी यूएस बेस्ड कंपनी से उसका लाइसेंस लेके रखा है। अब वो अगर आपका लाइसेंस फेल हो गया या फिर कंपनी ने किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपकी प्रोप्राइटरशिप फेल कर दी या फिर किसी और को प्रोप्राइटरशिप दे दी या फिर वो कंपनी खुद ही वो सेम प्रोडक्ट को बनाने लगी, तो ये कुछ अनवांटेड लॉसेस होते हैं जो कि आप बेयर नहीं कर सकते हो और ना ही आपने अज्यूम की होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जैसे कि EV व्हीकल्स आ गई हैं। अब EV व्हीकल्स जिस तरीके से डेवलप कर रही हैं तो इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का जो मार्केट है वो डिक्लाइन कर जाएगा, बट दिस वाज अनसर्टेन। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिन्होंने ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली होंगी कि जो फ्यूचर है वो EV का है, न्यूक्लियर एनर्जी का है, सोलार एनर्जी का है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो फोरसाइट रख के इसको फोरसी कर पाते हैं कि आने वाले 5 या 10 साल में क्या मार्केट होगा। बट अगर किसी ने नहीं किया तो वो टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अगर हम मारुति सुजुकी और टाटा को कंपेयर करें तो टाटा ने बहुत अच्छी तरीके से मार्केट कैप्चर कर लिया है EV का, बट मारुति सुजुकी ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। दे आर मतलब उनका ये कहना है कि मार्केट में हमेशा पेट्रोल और डीजल रहेगा। ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू कि आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, बट स्टिल वहाँ पे एक ह्यूज मार्केट क्रिएट होने वाला है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने छोड़ दी है अभी के लिए। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में कुछ नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ले आएँ, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है तो हो सकता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोडक्ट या फिर व्हीकल्स वो लॉन्च कर दें। दैट कैन बी मोर बेटर देन EV। नो वन नोज कि आगे क्या होने वाला है। एंड लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। अब अभी हम जिस तरीके की कंट्री में, मतलब जिस तरीके के सिनेरियो में रह रहे हैं, यहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट होने की वजह से अगर किसी दूसरी कंट्री में किसी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से मेरी कंट्री को भी इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। जैसे कोरोना
आया था, तो कोरोना पूरा एक तो कोरोना वैसे ग्लोबली ही था, बट अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, जैसे मान लीजिए कि चाइना में बहुत टाइम बाद, जब इंडिया ऑलमोस्ट सब लॉकडाउन्स वगैरह से फ्री हो गया था, चाइना में अभी तक वहाँ पे लॉकडाउन चल रहे हैं। तो चाइना के लॉकडाउन्स की वजह से, अब क्योंकि चाइना इज़ अ सप्लाई चेन, अब वहाँ पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ गए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसकी वजह से अगेन प्राइजेज, क्रूड ऑयल के प्राइजेज इंक्रीज कर गए, तो पूरे ग्लोब में इन्फ्लेशन आ गया। तो ये मल्टीपल कुछ कॉजेज बन गए थे, और ये सारे अनसर्टेन कॉजेज हैं जिसको आप एक्सपीरियंस कर्व में ना इंक्लूड कर सकते हो और ना प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि वहाँ पे किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन एक्सपीरियंस कर्व। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।